हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं अमित वर्मा। अपन 12th क्लास का टॉपिक पढ़ रहे थे, आवर्त विजी पादभूमि जनन। अपन ने आवर्त विजी पादभूमि पढ़ा था कि जो नर जनन अंग है उसके बारे में पढ़ा। आज अपन पढ़ेंगे मादा जनन अंग के बारे में। मादा जनन अंग के बारे में अपन पढ़ेंगे तो उसमें अपन पढ़ेंगे अंडाशय। अंडाशय में क्या होता है, किस प्रकार से जनन होता है, अंडाशय में किस प्रकार से बीज बनते हैं, जनन किस प्रकार से, सारा अपन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने से पहले आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, अपन पढ़ रहे हैं आवर्त विजी पादभूमि जनन। देखो, आवर्त विजी पादभूमि जनन में अपन ने पढ़ा था नर युग्मोद्भिद जनन के बारे में पढ़ा। आज अपन पढ़ेंगे मादा युग्मोद्भिद जनन के बारे में। अब जो मादा जो जनन अंग होते हैं, देखो उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। किसके बारे में? मादा जनन अंग के बारे में। कौन कौन से होते हैं मादा जनन अंग के बारे में, ये सारा अपन आज पढ़ते हैं। देखो मादा जनन अंग, देखो कौन कौन से होते हैं। अपन बात करें जायांग, कौन सा होता है? जायांग। दूसरा गुरु बीजाणु धानी। दूसरी कौन सी होती है? गुरु बीजाणु धानी। तीसरा क्या होता है? गुरु बीजाणु। तीसरा कौन सा होता है? गुरु बीजाणु। ठीक है। चौथा कौन सा होता है? गुरु बीजाणु जनन। कौन सा होता है? गुरु बीजाणु जनन। और पांचवा क्या होता है? मादा युग्मोद्भिद। कौन सा होता है? मादा युग्मोद्भिद जनन। तो मादा जनन अंग कितने हो गए? 5। कौन कौन से? जायांग, गुरु बीजाणु धानी, गुरु बीजाणु जनन और मादा युग्मोद्भिद जनन। अपन ने पढ़ा था जो नर जो जनन अंग थे उनमें भी अपन ने पढ़ा था पुमंग, लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु जनन और नर युग्मोद्भिद जनन। सेम टू सेम ऐसे ही कि जायांग है, जायांग में क्या पाई जाती है? धानी। जायांग में क्या पाई जाती है? धानी। धानी में क्या होता है? जनन। धानी में क्या होता है? जनन। और जनन होने से क्या बनते हैं? गुरु बीजाणु। ठीक है। और गुरु बीजाणु में क्या होता है? मादा युग्मोद्भिद जनन, मतलब मादा युग्मकों का निर्माण होता है। अब अपन देखो जायांग की बात करें। किसकी बात करते हैं? जायांग की। जायांग क्या होता है? ठीक है। पुष्पीय पादपों में जायांग क्या होता है? ठीक है। अपन सभी जानते हैं जायांग की जो इकाई होती है, जो यूनिट होती है, उसको क्या कहते हैं अपन? अंडफ। क्या कहते हैं? अंडफ। जायांग की इकाई को क्या कहते हैं? अंडफ। ठीक है। कार्पाग। ठीक है। अंडफ क्या होता है कि जो इस प्रकार से अपन संरचना बनाए, ये किसकी संरचना हो गई? एक अंडफ की। किसकी संरचना होगी? एक अंडफ की संरचना इस प्रकार से। ठीक है। इस एक अंडफ की संरचना को में 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र, मतलब स्टिग्मा। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? वर्तिका स्टाइल। इसको क्या बोलते हैं? अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय, ओवरी। ठीक है। तो ये अंडक के कितने भाग हो गए? 3 भाग। कौन कौन से? वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। अब देखो ये जो अंडफ होते हैं, ठीक है, अंडफ 2 प्रकार के होते हैं। अंडफ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। जैसे मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, अंडफ 2 प्रकार के। एक तो आता है वियुक्तांडपी। क्या आता है? वियुक्तांडपी। और एक आता है युक्तांडपी। क्या आता है? वियुक्तांडपी और युक्तांडपी।
जैसे वी युक्तांड भी किसको बोलते हैं अपन, जिसमें अंडक है अलग अलग हो, बिखरे हुए हो, मतलब अलग अलग हो, जुड़े हुए नहीं हो, उनको तो अपन क्या बोलते हैं, वी युक्तांड भी। और जिसमें अंडक जुड़े हुए रहते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, युक्तांड भी। और आप जानते हो अंडकों के समूह को क्या कहते हैं, जायांग। ठीक है, तो अंडक के कितने भाग हो गए, 3 भाग। कौन कौन से, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अब देखो जो वर्तिका है, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जो वर्तिकाग्र जो भाग है वो क्या करता है, यहाँ पर चिपचिपा आवरण होता है, श्लेष्मा का चिपचिपा आवरण, जो क्या काम करता है, पराग कणों को ग्रहण करने का काम करता है। कि जो परागण की क्रिया के द्वारा जो परागकण दूसरे पुष्पों से आ रहे हैं उनको ग्रहण करने का काम किसका होता है, वर्तिकाग्र का। वर्तिका क्या काम करती है, एक नलिकाकार होता भाग, ये नलिकाकार भाग, ये वाला भाग, ये नलिकाकार भाग, इस नलिकाकार भाग को क्या बोलते हैं, वर्तिका। ये वर्तिका क्या काम करती है कि ऊपर जो परागकण आते हैं उन परागकणों से जो पराग नली निकलती है, क्या निकलती है, पराग नली निकलती है, उस पराग नली को मार्ग प्रदान करने का काम करती है। तो ये क्या काम हो गया इसका, पराग नली को मार्ग प्रदान करना, पराग नली को मार्ग प्रदान करना। ठीक है, और फिर बात करते हैं अंडाशय की। अंडाशय क्या है, अंडक का जो आधार्य भाग, जो फूला हुआ जो भाग है, जो अंडक का जो आधार्य फूला हुआ जो भाग है उसको बोलते हैं अपन अंडाशय। आधार्य भाग जो फूला हुआ भाग उसको क्या बोलते हैं, अंडाशय। और इंग्लिश में बोलते हैं ओवरी। ओवरी का मतलब ओवरी, ठीक है, ओवरी। ओवरी का मतलब कि ऐसी जगह, ऐसी खाली जगह, ऐसी खाली बड़ी जगह जिसमें कुछ रखा जा सके। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे अंडाकार भाग पाया जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, बीजांड। आप ऐसे ही बना सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से जो अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है, बीजांड, क्या पाया जाता है, बीजांड ओव्यूल। ठीक है, बीजांड पाया जाता है किसके अंदर, अंडाशय के अंदर। तो ये तो हो गई किसकी बात, जायांग की बात। जायांग में क्या है, अंडाशय। ठीक है, और अंडाशय में क्या पाया जाता है, बीजांड। ठीक है, और बीजांड को ही ध्यान रखना, बीजांड को ही क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु धानी। क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु धानी। अभी अपन बात करते हैं जायांग में क्या पाई जाती है, गुरु बीजाणु धानी। तो ये जायांग की इकाई को क्या कहते हैं, अंडफ। अंडफ में क्या पाया जाता है, अंडाशय, और अंडाशय के अंदर क्या है, बीजांड, और इसी बीजांड को अपन क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु धानी। अब जो गुरु बीजाणु धानी की बात करते हैं अपन, किसकी बात करें, गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु धानी की बात करते हैं। मेगास्पोरेंजियम, क्या नाम है, मेगास्पोरेंजियम। और जो गुरु बीजाणु धानी होती क्या है कि इसमें एक चीज़ और, कि एक यहाँ पे परिभाषा आती है, डेफिनेशन आती है कि गुरु बीजाणु प्रण किसे कहते हैं। क्या आता है, गुरु बीजाणु प्रण किसे कहते हैं। क्या आती है, गुरु बीजाणु प्रण की याद रखना है अपने को। वे बीजांड, ध्यान रखना, गुरु बीजाणु प्रण किसे कहते हैं, वे बीजांड, सॉरी वे अंडफ जो बीजांड आवरण धारण किए रहते हैं। किसको धारण किए रहते हैं, बीजांड आवरण को धारण किए रहते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, और प्रण जैसी संरचना हो उनको क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु प्रण। जो बीजांड आवरण को धारण किए हुए जो अंडक होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु प्रण कहते हैं। अब गुरु बीजाणु धानी की बात करते हैं। ठीक है, जैसे ये अपन ने बनाई इस प्रकार से, ये एक अंडक की संरचना बनाई। किसकी संरचना बनाई, अंडक की संरचना, ऐसे बनाई है ना, अंडक की संरचना। ठीक है, इस अंडक में आप जानते हो ये वर्तिकाग्र, ये वर्तिका और ये अंडाशय। अंडाशय में यहाँ पर पाया जाता है बीजांड। यहाँ पर क्या पाया जाता है, बीजांड, इस प्रकार से ऐसे। ठीक है,
इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, बीजांड अंदर की तरफ। और यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर आवरण। कौन सा आवरण, मतलब पुष्पासन है जिस पर, उसको क्या बोलते हैं, पुष्पासन। ठीक है। अब एक चीज देखो, यहाँ पर ये तो क्या हो गया, बीजांड, अंदर क्या हो गया, बीजांड हो गया। ठीक है। अब देखो बीजांड होता है ना, वो क्या होता है कि एक वृंत भाग के द्वारा, मतलब एक लंबी नलिका के द्वारा किससे जुड़ा होता है, जो आधार्य भाग है। कौन सा आधार्य भाग होता है, जो पुष्प का जो आधार्य भाग है उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, बीजांडाश्य। ठीक है। तो जिस भाग से जुड़ा होता है उसको अपन बोलते हैं बीजांड वृंत। क्या बोलते हैं, बीजांड वृंत। ठीक है। और ये जो बीजांड वृंत भाग है, इससे देखो ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, बीजांड, ये वाला भाग, ये क्या है, बीजांड। तो बीजांड वृंत से जुड़ा होता है, उस यहाँ पर एक संरचना होती है जिससे ये जुड़ा होता है बीजांड, उसको बोलते हैं नाभिका। क्या बोलते हैं, नाभिका, हाइलम, नाभिका। ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है, गुरु बीजाणुधानी। गुरु बीजाणुधानी कह किसको रहे हैं अपन, बीजांड को, ये गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। अब देखो अपन इसकी सही से स्ट्रक्चर से बात करें, ये तो हो गई। अब इसकी सही से स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर देखो, इस प्रकार से मैं ये डायग्राम बनाऊं, ऐसे। ठीक है। ऐसे होता है अंदर, और ये लास्ट में जुड़ा रहता है। ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होता है, ये तो कौन सा भाग हो गया, वृंत। कौन सा, बीजांड वृंत भाग। कौन सा हो गया, बीजांड वृंत भाग। अब देखो कि जो ये जो बीजांड है उसकी जो प्रारंभिक अवस्था आती है, ठीक है, तो प्रारंभिक अवस्था में यहाँ पर क्या होता है, मर्दूतक कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, मर्दूतक कोशिकाएं। इस प्रकार से चारों तरफ क्या पाई जाती है, मर्दूतक कोशिकाएं। मैं ऐसे डॉट डॉट के रूप में बनाऊं। ठीक है। ये मर्दूतक कोशिकाएं बीजांड की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, अंदर क्या पाई जाती है, मर्दूतक कोशिका। क्या पाई जाती है, मर्दूतक कोशिका। ठीक है। ये जो मर्दूतक जो कोशिकाओं का जो ये आवरण है, मतलब जो एक समूह है, इस मर्दूतक कोशिकाओं के समूह को अपन बोलते हैं बीजांडकाय। क्या बोलते हैं, बीजांडकाय। किसको बोल रहे हैं भाई, मर्दूतक कोशिकाओं का जो ये समूह है जो प्रारंभिक अवस्था में बनता है, उसको अपन क्या कहते हैं, बीजांडकाय। ठीक है, याद रह जाएगा ना, बीजांडकाय। प्रारंभ में क्या बनता है, बीजांडकाय। अब देखो इस बीजांडकाय के चारों तरफ कोशिकाओं का, इन्हीं मर्दूतक कोशिकाओं का क्या होता है, आवरण पाया जाता है। और ये आवरण इस प्रकार से होता है, दो आवरण भी हो सकते हैं, तीन आवरण भी हो सकते, सॉरी, दो आवरण भी होते हैं, तीन भी होते हैं। ठीक है। और आवरण नहीं भी हो सकते हैं, एक आवरण भी हो सकता है। क्या हो सकता है, एक भी हो सकता है। तो ये बीजांड, जो बीजांडकाय है उसकी तरफ जो आवरण आते हैं, ठीक है, उन आवरणों को अपन बोलते हैं बीजांडा आवरण। क्या बोलते हैं बीजांडा आवरण, बीजांड आवरण। ठीक है। ये बीजांड आवरण कितने होते हैं, दो। एक तो होता है कौन सा, बाह्य आवरण। कौन सा होता है, बाह्य आवरण। और एक कौन सा होता है, अंतः आवरण। एक कौन सा होता है, अंतः आवरण। तो कितने आवरण है, ये तो देखो, ये तो बाह्य आवरण हो गया, और ये कौन सा हो गया, अंत आवरण। ये बाह्य आवरण और ये अंत आवरण, इसलिए नाम क्या दे दिया, बीजांड आवरण। अब देखो जो बीजांड आवरण है
ठीक है। तो जो अंडक होता है ना, क्या होता है, जो अंडक होता है, ये अंडक इन आवरणों के आधार पर, किसके आधार पर है, अध्यावरण बोल दो या आवरण बोल दो, ठीक है। तो अध्यावरण के आधार पर 3 प्रकार का होता है। देखो क्या, कि जो बीजांड है, बीजांड अध्यावरण के आधार पर कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। अब तो कौन कौन सा, एक तो होता है एक अध्यावरणी, क्या होता है, एक अध्यावरणी। एक होता है द्विअध्यावरणी, कौन सा होता है, द्विस्तरीय बोल सकते हो, द्विअध्यावरणी बोल सकते हो, ठीक है। एक होता है अध्यावरण रहित, क्या होता है, अध्यावरण रहित। तो कितने हो गए, 3, एक अध्यावरणी, द्विअध्यावरणी और अध्यावरण रहित। 3 प्रकार का बीजांड हो गया। जो एक अध्यावरणी है, कौन सा है, एक अध्यावरणी है, वो तो किस में पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म पादपों में। किसमें पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म पादपों में पाया जाता है। याद रखना, एक अध्यावरणी जो अध्यावरण है, जो बीजांड है, वो किसमें पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म पादपों में। और जो द्विअध्यावरणी है, वो किसमें पाया जाता है, अपन क्या पढ़ रहे हैं, आवर्त बीजी मतलब एंजियोस्पर्म। तो ध्यान रखना, जो द्विअध्यावरणी जो बीजांड है, वो किसमें पाया जाता है, एंजियोस्पर्म पादपों में। किसमें पाया जाता है, एंजियोस्पर्म पादपों में। और अध्यावरण रहित, ये आपको याद करना है, मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, किसमें, अध्यावरण रहित जो बीजांड है वो कौन सा है, आपको याद रखना है ओलेक्स। क्या याद रखना है, ओलेक्स। ये इसका एग्जाम्पल है, कौन, ओलेक्स, ठीक है। और इसका एक एग्जाम्पल और दे सकते हो, लेरियोसोमा या लीरियोसोमा, ठीक है, लीरियोसोमा, ओलेक्स और लीरियोसोमा अध्यावरण रहित होते हैं, ठीक है। और एक चीज और जिसमें 3 अध्यावरण होते हैं, वो आती है लीची, ठीक है, जो बाहर खाने वाला भाग आ जाता है उसमें। अब देखो, ये तो हो गई इसकी बात। अब यहाँ पर देखो, जो बीजांड आवरण है, यहाँ पे देखो कि जो व्रंत भाग है, जो ये वाला जो बीजांड है, किससे जुड़ा है, व्रंत से, ठीक है, पुष्पासन भाग से। किस भाग से, पुष्पासन भाग से। ये जो व्रंत भाग है, बीजांड व्रंत एक दूसरे जिस भाग से जुड़ते हैं उसको अपन बोलते हैं नाभिक या नाभिका। क्या बोलते हैं, नाभिका, ठीक है। और कभी कभी बीजांड व्रंत में जहाँ पर नाभिका होती है, वहाँ पर एक अतिरिक्त संरचना पाई जाती है, फूली हुई सी उभारनुमा संरचना। उस उभारनुमा संरचना को बोलते हैं रेफी। क्या बोलते हैं, रेफी। कभी कभी उभारनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, रेफी कहते हैं, ठीक है, याद रह जाएगा ना, रेफी। अब देखो, इसके बीजांड काय की बात करते हैं। बीजांड काय में एक मादा युग्मोद्भिद का जो मादा युग्मोद्भिद के रूप में प्रारंभ में एक संरचना पाई जाती है अंदर, इस प्रकार से ये संरचना, ठीक है। इस प्रकार से बीजांड में मादा युग्मोद्भिद के रूप में क्या पाई जाती है, एक संरचना पाई जाती है। मैं यहाँ पे लिख दूं, बीजांड में मादा युग्मोद्भिद के रूप में एक संरचना पाई जाती है। उस संरचना को बोलते हैं अपन भ्रूणपोष। क्या बोलते हैं, भ्रूणपोष, एम्ब्रियो सेक। क्या बोलते हैं, भ्रूणपोष मतलब एम्ब्रियो सेक। याद रह जाएगा ना, कि बीजांड में एक मादा युग्मोद्भिद के रूप में एक संरचना पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, भ्रूणपोष, ठीक है। अब देखो, भ्रूणपोष के अंदर क्या होता है, भ्रूणपोष के अंदर एक यहाँ पर
कोशिका एक द्वितीय केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर 3 कोशिकाएं, कितनी कोशिकाएं? 3। और यहाँ पर 3 कोशिकाएं, यहाँ पर कितनी कोशिकाएं? 3 कोशिकाएं। इस सारी की सारी जो कोशिकाएं है ना, सारी की सारी कोशिकाएं जो होती हैं वो अगुणित कोशिकाएं होती है। कैसी होती हैं? अगुणित कोशिकाएं। अब देखो इसके अंदर जो बीच वाली जो है कोशिका है, वो इसमें 2 केंद्रक है, 2 अगुणित केंद्रक हैं। क्या है इसमें? 2 अगुणित केंद्रक, इसलिए इसको अपन बोलते हैं द्वितीय केंद्रक में। ये जो संरचना है, ठीक है, भ्रूणकोश की जो संरचना है वो यहाँ पर बनाऊं इस प्रकार से। क्या है? भ्रूणकोश, भ्रूणकोश, ठीक है। ये अंदर जो संरचना है, ठीक है, और यहाँ पर 3 कोशिकाएं इस प्रकार से, और यहाँ पर 3। अब जो बीच वाली, इसमें 2 अगुणित केंद्रक हैं। कितने केंद्रक हैं? 2 अगुणित केंद्रक, इसलिए इसको बोलते हैं द्वितीय केंद्रक, द्वितीय केंद्रक, ठीक है। और नीचे वाली जो कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको बोलते हैं अंड उपकरण। क्या बोलते हैं? अंड उपकरण, ठीक है। और अंड उपकरण कोशिकाओं में भी देखो कि एक कोशिका क्या होती है? बड़े आकार की होती है। एक कोशिका क्या होती है? बड़े आकार की, ठीक है। जो बड़े आकार की जो कोशिका होती है, उस बड़े आकार की कोशिका को अपन बोलते हैं अंड कोशिका। ध्यान रखना, जो बड़े आकार की जो कोशिका होती है उसको बोलते हैं अंड कोशिका, ठीक है। और जो ये नीचे वाली 2 कोशिकाएं हैं उनको अपन बोलते हैं सहायक कोशिका, अंड कोशिका और सहायक कोशिका। तो अंड उपकरण में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अंड उपकरण में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? 2 प्रकार की कोशिकाएं। कौन कौन सी? अंड कोशिका, जो नाशपाती के आकार की बड़े आकार की कोशिका होती है, और 2 क्या होती हैं? ये तो 1 होती है, और ये कितनी होती हैं? 2, ठीक है। तो 2 क्या पाई जाती है? सहायक कोशिकाएं। किसमें सहायक? जनन में सहायक, ठीक है। नाम में देखो, अंड कोशिका किसका निर्माण करेगी? अंड का, अंडे का, ठीक है। अंडे का मतलब मादा युग्मक का निर्माण करेगी, ठीक है। यहाँ पर क्या है? 2 अगुणित केंद्रक, ठीक है। और 2 अगुणित केंद्र मतलब द्वितीय केंद्रक, द्विकोशिका, द्विकेंद्रकीय, द्विकेंद्रकीय कोशिका, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? द्विकेंद्रकीय कोशिका, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर वाली जो 3 कोशिकाएं हैं, कौन सी? जो ऊपर वाली जो 3 कोशिकाएं हैं, उन ऊपर वाले 3 कोशिकाओं को बोलते हैं एंटीपोडियल, मतलब प्रतिमुखी कोशिका। कौन सी कोशिका? प्रतिमुखी कोशिका। तो प्रतिमुखी कोशिका कितनी हो गई? 3। अंड उपकरण की कोशिकाएं कितनी हो गई? 3, ठीक है। और अंड उपकरण की कोशिकाओं में कौन कौन है? अंड कोशिका और सहायक कोशिका। अंड कोशिका आगे क्या करती है? इसी में जनन होकर क्या बनते हैं? मादा युग्मक का निर्माण होता है। किसका निर्माण करती है ये? मादा युग्मक का निर्माण, ठीक है। और बीच में क्या होता है? द्वितीय केंद्रक। अब देखो इस भ्रूणकोश में, एम्ब्रियो सेक में कोशिकाएं तो कितनी हो गई? कोशिकाएं कितनी हो गई? ठीक है, 7 कोशिकाएं हो गई ना इसमें। कितनी कोशिकाएं हो गई? मैं यहाँ पे लिखूं कितनी कोशिकाएं? 7 कोशिका, ठीक है। 7 कोशिका हो गए ना। और इसके अंदर केंद्र कितने हैं भाई? यहाँ पर 2, 1 कोशिका है, लेकिन 2 अगुणित केंद्रक हैं, तो 8 केंद्रक हो गए। कितने? 8 केंद्रक हो गए। 7 कोशिका और 8 केंद्रक। तो याद रखना हमेशा कि आवर्तबीजी पादप होते हैं ना, उनमें जो भ्रूणपोष होता है, कौन है? आवर्तबीजी पादपों में जो भ्रूणपोष होता है उसके अंदर 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक अवस्था पाई जाती है। कौन सी?
7 कोशिकीय और 8 केंद्र की अवस्था पाई जाती है। अब एक चीज़ और याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ऐसे भ्रूणपोष को क्या बोल रहे हैं अपन, ऐसे भ्रूणपोष को क्या कहेंगे अपन, कि ऐसे भ्रूणपोष को पोलिनियम क्या कहेंगे, पोलीगोनम। यहाँ से एक क्वेश्चन बताया था मैंने कि ऐसे भ्रूणपोष को पोलीगोनम भ्रूणपोष कहते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए, पोलीगोनम भ्रूणपोष किसे कहते हैं, कौन सा पोलीगोनम भ्रूणपोष है किसे कहते हैं, तो वह भ्रूणपोष जिसमें 7 कोशिकाएं व 8 केंद्र की अवस्था पाई जाती है उसे पोलीगोनम भ्रूणपोष कहते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि आवर्तबीजी पादपों में किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है, आवर्तबीजी पादपों में किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है, तो किस प्रकार का होता है, पोलीगोनम भ्रूणपोष। ठीक है, तो किसकी संरचना होगी भाई, बीजाणु धानी की संरचना होगी। किसकी संरचना होगी, बीजाणु धानी की संरचना। अब इस बीजाणु धानी की संरचना में एक चीज और देखो कि यहाँ पर कि ये जो अध्यावरण है, 2 अध्यावरण है ना, बाह्य अध्यावरण अंतःध्यावरण, जो ये अध्यावरण है वो बीजांड काय को पूरा नहीं घेर रहे, कहीं कहीं पर छोड़ रहे हैं ना। तो जिस स्थान पर ये अध्यावरण नहीं पाए जाते वहाँ पर एक फाटक या गेट रह जाता है या द्वार रह जाता है, जिसको अपन बोलते हैं भाई बीजांड द्वार। बीजांड द्वार कि भाई अध्यावरण देखो बीजांड काय को कहीं पर नहीं घेर रहे, ठीक है, चारों तरफ आवृत नहीं रख रखा है इन्होंने, तो जहाँ पर नहीं पाए जाते वहाँ पर बीजांड में अंदर घुसने के लिए क्या पाया जाता है, द्वार। और याद रखना बीजांड द्वार की सहायता से परागनली अंदर बीजांड में प्रवेश करती है। वो प्रवेश करने के 3 मार्ग हैं, वो अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन द्वार का याद रखना कि बीजांड का द्वार मतलब अंदर प्रवेश करवाने वाला, किसको प्रवेश करवाएगा, पराग नलिका को। अब बीजांड द्वार के जस्ट पीछे आधार भाग में ऊपर की तरफ, ठीक है, यहाँ पर इस भाग को बोलते हैं, क्या बोलेंगे भाई, निभाग। चले जा, क्या बोलते हैं, निभाग या चले जा भाग। तो किसकी संरचना होगी भाई, गुरु बीजाणु धानी की संरचना होगी। अधिकांश जो पेपर आते हैं मानो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो इसकी सिर्फ स्ट्रक्चर पूछेगा कि गुरु बीजाणु धानी की संरचना बनाइए, या एक कि जो परिपक्व गुरु बीजाणु धानी की संरचना बनाइए, तब अपने को ये संरचना बनानी है। अच्छी तरीके से याद रखना अपने को। और ये संरचना भी, ये जो मैंने बीजांड जो भ्रूणपोष की बनाई वो यहीं पे नाम लिखने हैं आपको, ठीक है, लिख सकते हो ना ये नाम, तो ये अपन आप अच्छी तरीके से याद करें। और अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे बीजांड के प्रकार। क्या पढ़ेंगे अपन, बीजांड के प्रकार, क्योंकि ये जो बीजांड है ना उसके भी कई प्रकार होते हैं, तो बीजांड के प्रकार पढ़ेंगे। और फिर अपन ने देखो ये तो पढ़ लिया कि ये कोशिका या ये केंद्र का, तो ये केंद्र कैसे आए ये चीज़ पढ़ेंगे। ये गुरु बीजाणु बने हैं ना, गुरु बीजाणु कहाँ से आया, कैसे बना, और फिर इन केंद्रकों का निर्माण कैसे हो गया, फिर ये कोशिकाएं कैसे हो गई, ये सारा अपन क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप जुड़े रहें और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।